जिस पिंकी की हत्या के आरोप में उसका पति और उसके घर के अन्य लोग जेल की हवा खा करके आए थे, वही पिंकी वाराणसी में अपने प्रेमी के साथ मौज से रह रही थी। वाराणसी के थाना कैंट के प्रभारी इंस्पेक्टर विपिन राय अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी एक यूजीसी मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन उठाकर देखा तो नंबर झारखंड का था। रिसीव किया तो दूसरी ओर से आवाज़ आती है, जय हिंद सर, झारखंड के जिला गिरिडीह से सिपाही राम कुमार बोल रहा हूँ। हमारे एसपी साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। इंस्पेक्टर बोलते हैं, ठीक है, बात कराइए। उधर एसपी साहब को फ़ोन स्थानांतरित कर दिया जाता है। इंस्पेक्टर विपिन राय ने कहा, जय हिंद सर, आदेश करें। एसपी साहब ने कहा, मेरे ज़िले के थाना घनावर की टीम कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए आपके यहाँ वाराणसी में कल आ रही है, क्योंकि कुछ अभियुक्तों का पता चला है कि पांडेपुर इलाके में रहते हैं, जो कि थाना कैंट के अंतर्गत आता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उनकी संभव मदद करें। इसके बाद एसपी साहब फ़ोन काट देते हैं। अगले दिन 21 दिसंबर 2013 को थाना घनावर की पुलिस थाना वाराणसी के कैंट थाने में पहुंच जाती है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर पशुपतिनाथ राय और एक हेड कांस्टेबल और 2 महिला पुलिस कर्मचारी होते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर विपिन राय के साथ पांडेपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। जिस मकान में पिंकी और उसका प्रेमी नितेश रहते थे, उसकी सूचना जहां मिली थी, उस पर जाकर के छापा मारा तो ताला बंद मिला। जिस मकान में मालिक जो था उस मकान का, उससे पूछा तो उसने बताया कि गिरिडीह का रहने वाला एक नितेश और पिंकी उसकी पत्नी अपने एक छोटे बेटे के साथ हमारे यहाँ करीब 2 साल से रह रहे हैं। लेकिन पशुपतिनाथ राय इंस्पेक्टर ने उसका फ़ोन नंबर जानने की कोशिश की तो मकान मालिक ने बताया कि फ़ोन नंबर तो दोनों के पास थे, लेकिन हमें फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि हमें किराया समय से मिल जाता था और व्यवहार भी उनका बहुत ही अच्छा था, इसलिए हमें उसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सब सुनने के बाद पुलिस वहाँ से वापस गिरिडीह लौट आती है और खाली हाथ वहाँ से उनको भी कुछ नहीं लगा। इसके बाद साथियों, देखना यह है कि आखिर इस कहानी में कौन थी ये पिंकी और क्या था पूरा मामला और किस तरह से उसका पति उसके इल्ज़ाम में, कत्ल के इल्ज़ाम में जेल काट रहा था। इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संजय कुमार वार्ता 365 में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, ये कहानी है झारखंड राज्य के जिला गिरिडीह के थाना घनावर के गांव ओरखार की है। ओरखार के गांव में एक नूनू राम के व्यक्ति जो कि खेतीबाड़ी करते थे, खेतीबाड़ी के साथ साथ उनका अपना फर्नीचर का बहुत अच्छा काम था और वह भी करते थे। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम परमेश्वर था और छोटे बेटे का नाम अरुण था। परमेश्वर ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया था और पढ़ने में भी ज़्यादा ठीक नहीं था, इस वजह से उस 10वीं कक्षा तक ही पढ़ पाया था और अपने माता पिता के साथ फर्नीचर का काम शुरू कर दिया था। उसकी पास के ही एक गांव से शादी भी कर ली थी, लेकिन दूसरा बेटा जिसका नाम अरुण था वो पढ़ने लिखने में काफ़ी ठीक था। वह पढ़ लिख कर के बीए तक की पढ़ाई पूरी कर लेता है। इसके बाद नूनू राम के साथ फर्नीचर का ही काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि उनको
काम बहुत इतना फैल चुका था उनका कि अब नौकरी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी। बड़े बेटे परमेश्वर की शादी पहले कर दी थी, अब छोटा बेटा अरुण की शादी की भी ज़रूरत थी क्योंकि वो शादी लायक हो चुका था। उसके लिए एक रिश्ता ढूंढने लगे और संयोग से अरुण के लिए अलग देसिया कुबरी गांव में एक बढ़िया रिश्ता मिल गया। केदार राणा की बेटी जिसका नाम पिंकी होता है और पिंकी हाई स्कूल तक पढ़ी थी, नूनू राम को वह और उसके बेटे अरुण को पहली बार में ही पसंद आ गई थी। इसके बाद 26 मई 2010 को अरुण और पिंकी की शादी खूब धूमधाम से कर दी जाती है और इसके बाद ससुराल में आकर के पिंकी सारे ससुराल वालों का मन मोह लेती है और सारा कुछ सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन अरुण की शादी को लगभग 11 महीने हो चुके थे। अरुण कहीं भी अपनी पत्नी को घुमाने तक नहीं ले जा पाया था। इसके बाद एक दिन घूमने का प्लान करता है। अचानक पिंकी उसके साथ घूमने जाने का प्रोग्राम बना लेती है। प्रोग्राम नागपुर जाने का होता है जिसके लिए उसने पहले से ही टिकट बुक करा ली थी और 1 जून 2011 को पिंकी अरुण के साथ ट्रेन से नागपुर जा रही थी। तो उस ट्रेन में जब जा रहे थे तब जैसे ही स्टेशन बिलासपुर आता है तो ट्रेन वहाँ पर रुकती है और रुकने के बाद पिंकी अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। और पिंकी गायब होने के बाद अरुण काफ़ी परेशान हो गया और उसको तलाशने की कोशिश करता है। सारी ट्रेन छान मारता है। इसके बाद वह रेलवे स्टेशन पर चप्पा चप्पा छान मारता है लेकिन पिंकी का कुछ पता नहीं मिलता। उसी बीच पिंकी का भाई का कॉल आता है अरुण के पास। अरुण से कहता है कि मेरी पिंकी से बात करा दीजिए। अब अरुण उसके भाई दिनेश को यह बताता है कि पिंकी बिलासपुर से ट्रेन में चल रही थी, उसके बाद गायब हो गई है, मैं उसको तलाश रहा हूँ। जैसे ही उसके भाई दिनेश ने ये शब्द सुना आग बबूला हो गया और वरुण को गालियाँ देने लगा। कहता है कि तुमने उसको ट्रेन से धक्का देके मार दिया। बहुत सारी बातें कहता है और कहता है कि ये झूठ बोल रहे हो कि पिंकी गायब हो गई है। अरुण लाख सफाई दे रहा था लेकिन दिनेश ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और फिर बोला कि पिंकी को मार डाला है, इसके लिए इसकी तुम्हें सज़ा भुगतनी होगी, इसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अरुण वैसे ही परेशान था। साले की इस धमकी को सुनकर के उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। उधर अरुण का ससुर केदार राणा वह जाता है घनावर थाने में। घनावर थाने में जाने के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी महेंद्र प्रसाद सिंह से मिलकर के पिंकी को ट्रेन से फेंककर मार डालने की रिपोर्ट दाखिल कर देता है और उसके बाद पिता नूनू राम, माँ और बड़ा भाई और बड़ी भाई सभी के खिलाफ रिपोर्ट में नाम दर्ज हो जाता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस घनावर से उसके गांव जाती है और गांव जाने के बाद नामजद लोगों को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारती है। नूनू राम को रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी पहले मिल गई थी, इसलिए पुलिस से बचने के लिए वह परिवार सहित कहीं दूसरी जगह छुप गया था। लेकिन कितने दिन तक रिश्तेदारों के यहाँ छुपता। आखिर धीरे धीरे सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया। अरुण को तो पहले ही पकड़ा जा चुका था। इस तरह से नूनू राम का पूरा परिवार पिंकी की हत्या के आरोप में जेल चला जाता है। नूनू राम और बड़ा बेटा परमेश्वर, राम जी और गुड़िया
मतलब उनके परिवार के 4 लोगों को जमानत मिल जाती है, लेकिन अरुण को जमानत नहीं मिलती है। जमानत से बाहर आने के बाद कुछ समय ही बीता होता है कि पिंकी का बाप केदार राणा उसके घर अपने समधी से मिलने के लिए आता है। इस मुलाकात में केदार राणा नूनू राम से कहता है कि चाहो तो इस मामले का समझौता कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें 8 लाख रुपए देने पड़ेंगे। समधी की इन बातों को सुनकर के नूनू राम का माथा ठनक जाता है। वह इस बात पर गौर करने लगा कि जिस आदमी की बेटी की हत्या के आरोप में उसके परिवार को जेल भिजवा दिया हो, वह पैसे लेकर के समझौता क्यों करेगा? फिर जरूर इसमें कोई राज है। उसके बाद केदार राणा ने कहा कि जिस अपराध को हमारे परिवार, मतलब नूनू राम ने केदार राणा से कहा कि जिस अपराध को हमारे परिवार ने किया ही नहीं, उसके लिए समझौता की बात कहाँ से आ गई? हम तो वैसे ही जेल में होके आए हैं, तुम 8 लाख की बात कर रहे हो? हम तो फ्री में भी समझौता नहीं करेंगे। इसके बाद नूनू राम ने एक वकील के पास जाकर के उससे सलाह लेकर के गिरिडीह की अदालत में 10 दिसंबर 2012 को पिंकी की हत्या के मामले में अपने परिवार को निर्दोष बताते हुए एक परिवाद दाखिल कर दिया। नूनू राम को अपने समधी की बातों से पूरा यकीन हो गया था कि हमारे परिवार को पूरी तरह से साजिश के तहत फंसाया गया है। यही सोचकर उसने यह निश्चय कर लिया था कि यह असलियत का तो मैं अब पता लगा कर ही रहूँगा। पिंकी जिंदा है, लेकिन कहाँ है इसका पता नूनू राम ने लगाना शुरू कर दिया था। नूनू राम को पता था कि आदमी कितना ही अच्छा क्यों न हो, लेकिन उसके दुश्मन जरूर होते हैं और उन दुश्मनों की जानकारी करना बड़ा आसान हो जाता है। इसके लिए नूनू राम ने उसके आसपास के लोगों से ये जानना शुरू कर दिया कि उसके दुश्मन कौन कौन हैं, और उनसे संपर्क साधने से पता लगता है कि एक उसी पास के गांव का लड़का नितेश और पिंकी साथ साथ पढ़ा करते थे। उसके पिताजी प्रिंसिपल चंद्रभानु राय का बेटा नीतीश कुमार एक दूसरे को बहुत चाहते थे। पढ़ाई के दौरान दोनों में प्यार हो गया था। नीतीश के घर वालों की पिंकी को घर की बहू बनाने में कोई भी ऐतराज़ नहीं था, लेकिन घर वाले पिंकी के जो थे वो ऐतराज़ कर रहे थे क्योंकि नीतीश दूसरी जाति का था। अब पिंकी ने नीतीश के साथ भागकर दुनिया बसाने का निर्णय लिया था। उसके लिए नीतीश भी तैयार हो चुका था। अब वो मौके की तलाश में थे, पिंकी और नीतीश, लेकिन घर वालों ने पिंकी को घर में कैद कर रखा था, इसलिए मौका नहीं मिल पा रहा था। उसे मौका मिलता कि केदार राणा ने पिंकी की शादी नूनू राम के बेटे अरुण के साथ कर दी थी। अरुण बीए की पढ़ाई पूरी कर चुका था, फर्नीचर का काम था, बड़ा बढ़िया चल रहा था, अच्छा कारोबार था। बात ये थी साथियों कि पिंकी दुल्हन बनकर अरुण के घर तो आ गई थी, लेकिन वह अपने प्रेमी नीतीश को दिल से नहीं निकाल पा रही थी। शादी हो जाने के बाद भी नीतीश उसको अपनाने के लिए तैयार था। पिंकी ने नागपुर घूमने जाने की जानकारी फ़ोन करके अपने पूर्व प्रेमी नीतीश को बताई थी, तो उसको ये पता लगने के बाद
यह नीतीश ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो एक प्लान करते हैं कि उसने योजना बनाई कि उसमें पिंकी को कहा कि अगर तुम मेरे साथ भागना चाहो तो उपाय बताता हूँ। पिंकी कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ भागने को कब से तैयार हूँ, तुम उपाय बताओ। फिर नीतीश ने बताया कि जब तुम नागपुर जाने लगोगी तब बिलासपुर में मैं आपको मिल जाऊंगा और ठीक ट्रेन के समय रुकने के समय मैं वहाँ रहूँगा और तुम वहाँ से उतर आना और मैं वहाँ तुम्हें ले कर के चला जाऊँगा। तो फिर उसी प्लानिंग के तहत वहाँ नीतीश पहुँचता है और पिंकी वहाँ से नीतीश के साथ चली जाती है। 1 जून 2011 को उन्होंने ट्रेन में उतर करके वही किया, नीतीश के साथ चली गई और अरुण उसे तलाशता रहा। अरुण के साथ शादी तो हुई थी वह, लेकिन नीतीश को भुला नहीं पाई थी। वह उसी के साथ अपना जीवन यापन करना चाहती थी। नीतीश वाराणसी में रह करके अपनी पढ़ाई कर रहा था। उसका खर्च उसके पिता चंद्रभान राय बैंक से भेजा करते थे। जब चंद्रभान राय बैंक से पैसा भेजा करते थे तो उसी वक्त नूनू राम ने बैंक से पैसा ट्रांसफ़र करते हुए पता कर लिया था कि ये पैसा कहाँ भेजा जा रहा है। इससे पक्का हो गया था कि वह वाराणसी में ही रहता है। नूनू राम ने जो वकील के द्वारा परिवाद लगाया था उसके आधार पर गिरिडीह की पुलिस वाराणसी के थाना कैंट भी गई थी और पांडेपुर के इलाके में जहां पर पिंकी और नीतीश अपने एक बेटे के साथ रहते थे, लेकिन वहां से पुलिस नहीं पकड़ पाई थी। ये सब कुछ परिवार वालों की सहमति से हुआ था। हालांकि बाद में पिंकी को पकड़ लिया गया और पिंकी ने ये सब बता दिया था कि मेरे परिवार वालों को ये सब कुछ पता था। ये सब कुछ परिवार वालों की सहमति से ही हुआ था। लेकिन दिसंबर 2013 में जब गिरफ्तार किया गया था तो उस पर 23 दिसंबर 2013 को उसे अदालत में पेश किया गया। धारा 164 के तहत कलमबद्ध बयान दर्ज किए गए और नीतीश पुलिस की गिरफ्तारी से बाहर था। उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नीतीश नहीं हाथ लग पाया और पिंकी को जेल भेज दिया और थाना पुलिस घनावर ने पिंकी के परिवार वालों को सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। और इसमें जो मेन रोल था इंस्पेक्टर पशुपतिनाथ राय का था। साथियों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आज की नई पीढ़ी को जागरूक करना है। अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।